हुए हैं उनको साथ में कनेक्ट करना है। अगर हम जहां से चल रहे हैं सीधी बात वहीं से करेंगे तो शायद इन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। पिछले जो चैप्टर्स आपके छूटे हुए उनके लिए हमारी टीम कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएगी जो आपका उधर का कोर्स कवर हो जाए, और यहां से जब हम लोग बात शुरू करेंगे तो हम आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में ब्रीफ करते हुए चलते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप भैया इसको जरा सा लगाना, देख रहे थे ये फिजिक्स में हमारा 4th टर्म है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने आपको इसमें काफी कुछ चीजें बताई थी, किस तरह से न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपके बिल्कुल फंडामेंटल्स यहां पर खोल देगा न्यूमेरिकल्स होने के लिए, तभी आप तैयार हैं, जबकि बेसिक्स आपके इस चैप्टर के तैयार होने चाहिए। और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया। जो भी न्यूमेरिकल्स तरह तरह के लगाए गए, पुली पे लगाए गए, वेज पे लगाए गए, न्यूमेरिकल्स टेबल पे लगाए गए, और उसमें सभी में आप लोगों को बेसिक चीजें समझ में आई। फिलहाल मैं एक छोटी सी बात अपने यहां पर करना चाहूंगा बच्चों। इसमें मेनली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप जानते हैं देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स। पहला भी आप अच्छी तरह से पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता दें। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट। स्टेट से मतलब है अगर बॉडी रनिंग में है तो रनिंग में ही रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। शॉर्ट में बताऊंगा। और बच्चों ये जो आप देख रहे हैं कि कोई भी बॉडी रुकी है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू इनर्शिया। यहां पर इनर्शिया ये जो आया हुआ है टर्म बच्चों, सिंपल सी बात है, एक तरह का प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी में गुण है बॉडी का, जिससे कि वो अपनी स्टेट में कोई चेंज नहीं लाना चाह रही until and unless an external force applied on the body। जब तक बाहरी फोर्सेस बहुत तरह के हो सकते हैं, और वो फोर्सेस जब तक नहीं लगेंगे तब तक बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन अगर 0 है तो फोर्स, सारे फोर्सेस जितने भी फोर्सेस उस पर लगे उन सबका सम भी 0 है, जिसको सिग्मा एफ अगर हम कहें कि इक्वल टू 0 है। नो एक्सटर्नल फोर्स, तमाम सारे फोर्सेस हो सकते हैं बॉडी पर। ब्रेक लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और भी कोई फोर्स लग सकता है जिससे स्पीड कम हो रही है, या रुकी हुई चीज को हम चला रहे हैं, पुश कर रहे हैं, आगे ढकेल रहे हैं। फोर्सेस कई तरह के होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक तो होता है जबकि बॉडी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास जो फोर्सेस लगते हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए। बॉडीज का कोई कनेक्शन नहीं, कांटेक्ट नहीं है, और कांटेक्ट में नहीं है बॉडीज, फिर भी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या रिपल्शन भी लग सकता है चार्जेस के केस में। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं डिस्टेंट फोर्सेस हैं, जैसे अर्थ और मून के बीच में फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, या मैग्नेट्स के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं। यहां पर दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन दूसरे तरीके का कांटेक्ट फोर्स भी होता है, जबकि दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। कांटेक्ट में होने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, एक सरफेस पर बुक रखी हुई है, कार इज रनिंग ऑन अ रोड, तो ये हमारे क्या है, यहां पर कांटेक्ट फोर्सेस हैं। एक और फोर्स भी आप जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। जब कोई बॉडी रन करती है, मूव करती है किसी सरफेस पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता है, विच इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, और ये रेस्ट्रिक्ट करता है बॉडी को, चलने से रोकता है, कम करता है, उसको गति को कम करता जाता है। चिकना
रोड होगा, उस पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपकी साइकिल रन करेगी। लेकिन अगर रफ होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा, तो चलने में कठिनाई होगी। फिर एक फोर्स होता है टेंशन। अभी टेंशन वाला फोर्स क्या है, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं तनाव। ये बड़ी बेसिक बातें हैं बच्चों। जब किसी बॉडी को किसी स्ट्रिंग से पुल करते हैं, स्ट्रिंग से पुल करते हैं, इमेजिन कीजिए कोई बॉक्स रखा, उसमें एक डोरी बांधी और ले करके उसको खींच करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन, तनाव बल लगेगा, टेंशनल फोर्स लगेगा। और इनको हम लोग यहां पर जब बात करते हैं तो आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर ये डोरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं मासलेस है, कैसा है? बहुत पतला डोरी है, तब इसमें पूरे डोरी पर अगर पुली का केस है तो टेंशन क्या लग रहा है, या कोई भी डोरी बंधी हुई है सिंगल, तो उसमें टेंशन सेम लगेगा। लेकिन अगर हमने न्यूमेरिकल्स भी कराए बच्चों को बहुत सारे, अगर डोरी की मास था, डोरी में मास था, मोटी रोप था, तो उसमें टेंशन अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होता है। जब बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं तब उन पर देखिए एक फोर्स लग रहा होता है। ये बात ही जितना आपको लग रहा होगा कि अरे काम जल्दी से आगे बढ़े, क्या बातें बता रहे हैं। बीच में एक दिन एक क्वेश्चन आया था बच्चों, जब आप किसी लिफ्ट में थे और उसमें एक पुली लगा हुआ था उसके छत पे, और वहां से एक रोप आया हुआ था, पर्सन था और वो उसको पुल कर रहा था। हम इतना कहना चाह रहे हैं, तो बात ये चल रही थी कि पर्सन के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे जो पुली में पर्सन था। पुली में नहीं, जिसमें लिफ्ट में पर्सन था। जरा सा ध्यान दीजिए, हम यहां पर आपको दिखलाना चाह रहे हैं। इस तरह का केस था। आएगा, अभी दिखेगा। इनको मैंने बुला लिया, तब तक हम अपनी चित्रकारी यहां पर कर रहे हैं। और ये देखिए यहां पर ये पर्सन, ये इस तरह से देखिए, यहां पर इस रोप को पुल कर रहा था। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल ठीक। और जब ये खींच रहा है नीचे की तरफ में, तब हो क्या रहा है? जिस प्लैंक पर ये पर्सन खड़ा हुआ है उस पर ये फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल जिसको आप कह रहे हैं, और वो सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब कांटेक्ट में बॉडीज होते हैं तो जरा सा ध्यान दीजिए कि ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, बुक ऑन द टेबल, और ये यहां पर सरफेस टेबल नॉर्मल ऊपर की तरफ में बुक पर फोर्स लगा रही है। बुक टेबल पे लगा रहा है फोर्स, एक बॉडी दूसरे पर लगा रही है, और दूसरी बॉडी पहले वाली बॉडी पर ऊपर की तरफ में फोर्स लगा रही है। सिमिलरली ये केस ऐसा भी हो सकता था, वर्टिकल वॉल पर ये फोर्स अगर ये बॉडी लगा रही तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो नॉर्मल लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज लगेगा। अब ये सरफेस अगर ऐसा है तो ऊपर की तरफ में इस तरह से, और अगर ये वर्टिकल सरफेस है तो इधर की तरफ में फोर्स लगेगा। सपोज कीजिए सरफेस हमारा इस तरह से अगर होता, तब पर भी ऊपर की तरफ ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये सरफेस लगा रहा है उस बॉडी पर जिस पर ये रखी है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, जब हम बॉडी पर फोर्सेस निकालेंगे तब हम इसका डायरेक्शन किधर को लेंगे? ऊपर की तरफ को लेंगे। तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं, या ऐसे भी हो सकता था सरफेस, देखिए इस तरह से भी हो सकता है, से इस तरह से बॉडी अगर रखा होता
तो इधर को ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल कैसे लगेगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये बातें आएंगी हमारे बीच में सवालों में, तो वहां पर ये ज्ञान चक्षु आपके जब जो ये खुले होंगे ना इस समय, तो वो याद दिलाएंगे। तो वहां पर ये बात आई थी, याद कीजिए थोड़ा सा, कि इस पर्सन पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। रिमेंबर, ये पुल तो कर रहा है रोप को, लेकिन अभी ये ऊपर उठ नहीं रहा है। ये ऊपर यहां से उठ नहीं रहा है। पुलिस मान लीजिए बंधा हुआ है इस तरह से, ये उठ नहीं रहा है। तो टोटल फोर्सेस देखने का हमारा एक जो तरीका है बच्चों, उस पे हम लोग अगर वो देखना शुरू कर दिया आपने, सारे क्वेश्चंस लगते चले जाएंगे। क्योंकि शुरुआत अभी हम बताएंगे कैसे करते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से निकालते हैं, 3-4 बातें हैं और उनको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन लगेंगे। तो जरा सा ध्यान दीजिए, इस पर्सन पर अगर हम कहें कि कौन कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो आप कहेंगे सर टेंशन ऊपर को लग रहा है। टेंशन हमेशा याद रखिएगा, किसी भी केस में हम आपको बताना चाहेंगे, ये सपोज सरफेस से देख रहे हैं, एम मास का बॉडी हैंग्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg लगेगा, अर्थ इसको अपनी सेंटर की तरफ में पुल कर रहा है, खींच रहा है नीचे की तरफ में। और यहां पर ये टेंशन आप देख रहे हैं डोरी में, ऐसे लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन जैसे होता है, यहां पर टेंशन इस डायरेक्शन में, इस बॉडी के लिए कहेंगे, इस बॉडी के लिए ये छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिए। इस बॉडी पर टेंशन ऊपर को, बॉडी को ये रोप ऊपर खींच रहा है, और mg बॉडी को किधर खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। अब अगर आप कहें कि सर यहां भी समटाइम्स हम इस जगह भी टेंशन ले लेते हैं, तो ठीक है, वहां पर जो हुक जहां से लगा हुआ है ये रोप हुक को नीचे खींच रहा है। तो जब हम हुक पर बात करेंगे तो इस तरफ डायरेक्शन लेंगे, हुक पर बात करेंगे, और बॉडी पर बात करेंगे तो टेंशन को हम ऊपर लेंगे। जब भी अभी हम बताएंगे कि कैसे हम सिस्टम को एज्यूम करते हैं, एक बॉडी एक अकेला लेते हैं, 2 बॉडीज को एक साथ लेते हैं, 3 बॉडीज को एक साथ लेते हैं, वहां पर बात करेंगे। तो इनके साथ की जरा सा बात देखिए, ये पुल कर रहे थे इस तरफ में, तो इनके तरफ में इनके लिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों। बात हुई थी टेंशन ऊपर की तरफ को। अच्छा, डायरेक्शन के मामले में अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को नेगेटिव ले लेंगे, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। ऊपर पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाले नेगेटिव होंगे, नीचे पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर नेगेटिव होंगे। अभी हम ये चीज भी आपको दिखाएंगे जब हम सवालों में यूज करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, आपको लगता है कि जब जैसा चाहा सर ने वैसा कर लिया, हमें तो वैसा नहीं समझ में आ रहा, वो लॉजिक पकड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। रटना नहीं है, बात को समझना है। तो इनके ऊपर एक तो ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ में, ये रोप इनको खींच रही है ऊपर की तरफ में। जब खींचेंगे, तनाव है डोरी में, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ। मैंने अभी यहां पर बता दिया, बेसिक चीज पकड़िए, ये ऊपर की तरफ टेंशन खींचेगा। और इनके ऊपर एक नॉर्मल भी, जो ये यहां पर इसको दबाव डाल रहे हैं, तो इनके ऊपर डायरेक्शन में नॉर्मल सरफेस पर परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ में लगेगा ये, तो प्लस एन भी हो जाएगा। अभी प्लस एन हुआ है क्योंकि ऊपर टेंशन को पॉजिटिव लिया, एन ऊपर है तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे। व्हाट अबाउट mg? mg किधर को होगा, इनका अपना वेट डाउनवर्ड होगा। यहां पर क्या लिख दें, प्लस mg लिख देना। ओह बहुत बढ़िया, इतनी बात तो समझ में आ गई तुम्हें। अच्छा, इक्वल टू कोई और फोर्स लग रहा हो तो देख लो, जितने सारे फोर्सेस हैं उन सबको यहां पर कैच करना होता है। तो हमें तो यही फोर्सेस दिखलाई दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ने लगेगी। और इक्वल टू पे क्या लिखते हैं बताओ? 0 ए लिखते हैं, ma। कुछ लोग कह रहे हैं 0, कुछ लोग कह रहे हैं ma। इसका मतलब है कि किसी के साथ में कंफ्यूजन जरूर है। अगर ये लिफ्ट रुका हुआ है
कोई एक्सेल, देखिए सारा काम जो हो रहा है यहां पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ पर हो रहा है, F इज इक्वल टू ma। ये जो टोटल फोर्स है वो इस फॉर्म में ही होते हैं। बहुत सारे फोर्सेस बॉडी पर लग रहे हैं और बॉडी चल गई किसी तरफ, तो वो जिस एक्सेलरेशन से चल गई, नेट फोर्स कितना, एक्सटर्नल फोर्स ma, और यहां पर ये लिफ्ट रुका हुआ है इसलिए 0। अगले स्टेप में mg को उस तरफ भी बच्चे ले जाएंगे। लेकिन अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहा होता विद एन एक्सेलरेशन a, तो यहां क्या लिखते हैं? अब सपोज ये ऊपर की तरफ में a एक्सेलरेशन से मूव करने लगा, यहां पर क्या लिखते हैं? mg तो उधर लिखा हुआ है, तब यहां पर इसके हम अभी पर्सन की बात कर रहे हैं, सिस्टम को याद कीजिए, बताया गया था सिस्टम की जब बात करेंगे तो एक पार्ट को लेते हैं। अब यहां पर मैन, अभी लिफ्ट की बात करेंगे तो लिफ्ट को लेंगे, मैन की बात कर रहे हैं तो मैन का ही तो मास वास चलेगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्सेस ये जो आ रहे हैं। सवाल मिलेंगे आपको इस तरीके के। और जब हम लिफ्ट के ऊपर बात करेंगे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब जरा सा ध्यान दीजिए, लिफ्ट के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा एक बात देखिए, हाँ ये एक ही टेंशन होगा जब डोरी में, देखिए ये बेसिक बातें हैं, अब आज इतना करेंगे तो सारा चैप्टर फिर से 3-4 टर्न हो जाएंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर पुली से अभी बात करूंगा इस पे, सिंगल रोप चला हुआ है, स्ट्रिंग कोई है, तो दोनों पर टेंशन सेम होगा, फ्रिक्शनलेस पुली है। तो यहां पर ये टेंशन T, तो ये भी टेंशन T, दोनों का डायरेक्शन ये था, तो इसके ऊपर अब बात हो रही है किसकी? लिफ्ट की बात हो रही है। तो जरा सा बताइए, इस पे हम इसी तरह से लिख देना चाह रहे हैं, क्या लिखते हैं? मास ऑफ द लिफ्ट, सपोज कैपिटल M ले लेते हैं, चलिए हाँ बताएं। T माइनस n कितने लोग कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड, यस, वो देखिए इनके ऊपर सरफेस ने ऊपर को लगाया था फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में n नीचे ही तो होगा, तो और नीचे वालों को हम यहां पर क्या लेके चल रहे हैं? अभी नेगेटिव। T को ऊपर पॉजिटिव लिया है तो यहां पर माइनस n, और माइनस नीचे को ही है इनका mg इज इक्वल टू, रुका हुआ है तो 0, ठीक है। अब देखिए कुछ केसेस जो थे उनको हम यहां पर डिस्कशन करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी और बात आपको बता देना चाहूंगा बच्चों। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपने देखा, बेसिकली क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको आप कह रहे थे, बिकॉज एक प्रॉपर्टी जो बॉडीज की है जिसकी वजह से अपनी स्टेट में कोई चेंज नहीं लाना चाहते, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। बॉडी रुकी है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी रनिंग कंडीशन में है, मूव कर रही है और वो ऐसे ही रहना चाहती है, तो इनर्शिया ऑफ क्या होगा? मोशन में है बॉडी तो मोशन कह देंगे, ठीक है। और एक और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी बॉडी अपने आप से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, ये भी उसकी जिद है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे। अब बच्चों आपको बताना चाहूंगा इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है, बताएं, दिमाग लगाइए। किसी बॉडी का ये जो बॉक्स रखा है इसका अपना इनर्शिया है जिसकी वजह से रुका हुआ है यहां पर। अभी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये यहां से मूव करेगा। इसकी इनर्शिया जितनी भी होगी बढ़ कैसे सकती थी? यहां पर ये जो बॉडी रखी हुई है, अच्छा आप ही बताइए, एक खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स है, एम्प्टी।
आपसे कहा गया इसको वहां पहुंचा दो, आप धक्का देके उसको ले गए, पुश करते हुए वहां पहुंचा दिया आपने। अभी वो बॉक्स भरा हुआ है, आपसे कहा मम्मी ने बेटा जरा सा इसको, आप कहेंगे कि अरे भाई ये तो बहुत बहुत फोर्स मांग रहा है, मैं तो यहां पर कोशिश कर रहा हूं और ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज करना उसका कब ज्यादा हो गया, जब इसका मास बढ़ गया। तो मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन हो गया, इनर्शिया डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो भी मास है उसका बॉडी का, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसकी इनर्शिया होगी। बच्चों ये यहां पर फर्स्ट लॉ की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ में ये बातें आपके सामने आ गई, इस पर जहां कहीं भी चर्चा होगी करेंगे। लेकिन सेकेंड लॉ जो है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, अभी बात हो चुकी है, अब इसको हम बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या था, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर ये जो बातें चलेंगी, इस पर हम लोग यहां पर काम करना चाहते हैं। बिफोर डूइंग दैट एक और छोटी सी बात आपसे यहां पर कर लूं। एक टर्म होता है बच्चों, इंपल्स, बताया था आपको उस दिन इंपल्स, और लीनियर मोमेंटम की बात हुई थी। ये बातें हम लोग सेंटर ऑफ मास में बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन यहां पर भी सवालों में आएंगी बातें, क्योंकि सेकेंड लॉ ही आप जानते हैं क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको आप कहते हैं क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। सो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, एक ही बात है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट के लगाते हैं, उसके का वैल्यू 1 भी आ गया था। लेकिन यहां पर लीनियर मोमेंटम का चेंज आ जाता है, तो लीनियर मोमेंटम भी समझना जरूरी हो जाता है। तो बच्चों देखिए, इंपल्स की जब हम बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी पर बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स अप्लाई कर देते हैं, then this product is known as impulse. Impulse, force into time, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंपल्स भी हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, यहां पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। F इज इक्वल टू K का वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 होता है, सो F इज इक्वल टू डेल्टा P। सो F डेल्टा T क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या मिल जाता है। अब क्या सामने बात आ गई, चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इम्पल्स। क्या बात सामने आ रही है, इम्पल्स का वही यूनिट है जो चेंज इन मोमेंटम का है। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स भी क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला यहीं पर देख लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अभी इंपल्स को समझ गए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगाया गया, बॉल आई, उस पर आपने शॉट लगाया एकदम से, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बॉल कांटेक्ट में रही, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंपल्स। आगे इस पर बात होगी आप लोगों से। तो देखिए जरा सा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वही क्या होगा, इंपल्स होगा। अब चेंज इन मोमेंटम क्या, 20 से गाड़ी जा रही है हमारी, 20 मीटर पर सेकेंड से,
स्टॉप हो गई, रुक गई, चेंज इन मोमेंटम हो गया ना, मास जो भी रहा हो, मास जो भी रहा हो mv माइनस mu, फाइनल 0 था, वेलोसिटी इनिशियल आपने कहा 20 था, m का वैल्यू जो भी था -20m, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, फाइनल 0 हो रहा है, कम हो रहा है, इनिशियल कुछ ज्यादा था। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये 20m ही आना है जो घटना हो रही है हमारे साथ में। अब आप देखिए एक छोटी सी बात है, इसको कोरिलेट कीजिएगा, इस फैक्टर का, ये डेल्टा पी तो हमारा फिक्स है, 20 से 0 होना है ना, तो ये तो फिक्स है। और अब ये देखिए जरा सा, इसको इक्वेट कर दें एफ डेल्टा टी से, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जरा सा, देखिए इसका डायरेक्शन जो भी है, तो 20m जो भी है इसका वैल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स होगा। इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इतना रहना है, उस केस के लिए जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। आप एक बात बताइए, इस F को हम कैसे कम कर सकते थे? इसी केस को देखिए, F को हम कैसे कम कर सकते थे, या इसके अलावा चलिए हम एक और बात आपको यहां पर ले लेते हैं। सपोज F डेल्टा T इज इक्वल टू 200 है कोई क्वांटिटी, अभी 200 वो रहना है और F इंटू डेल्टा टी हमारे सामने है। मैं चाह रहा हूं फोर्स कम लगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 200 है, F को कम करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि देखिए पहले F लग रहा था, ध्यान दीजिए ये 4 सेकेंड था, तो F कितना हो रहा था? 50। ध्यान दीजिए उधर कितना, 50 इंटू 4 200, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये 50 कम हो जाए, तो इसको बढ़ना पड़ेगा, टाइम को बढ़ा दें। तो अगर देखिए इसको आपने 25 कर दिया तो टाइम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 25 8 जा 200, 200 तो वो फिक्स है कि हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं और हमें यहां पर ब्रेक लगा देना। अच्छा बताइए, ये ब्रेक जो लगाया, सडन ब्रेक मार दें तब फोर्स ज्यादा होगा, या धीरे 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 ब्रेक मार करके उसको जीरो करें? जीरो करने के दो तरीके हैं, एक तो तुरंत आपने ब्रेक मार दिया, एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, गाड़ी स्पीड से जा रही, तुरंत ब्रेक मार दिया, जीरो कर दिया, तुरंत चेंज कर दिया जीरो। चेंज इन मोमेंटम तो वही हुआ, 60 से जा रहे थे तुरंत जीरो कर दिया। दो तरह के केस हैं, लेकिन जब अपना डेस्टिनेशन है सामने तो हम पहले से ही उसमें ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं और जीरो जाके फिर भी हो जाएगा। दोनों केसेस में क्या फर्क हुआ कि वहां पर टाइम पीरियड आपने बढ़ा दिया, तो फोर्स कम लगेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा। दीज आर द रीजंस हम लोग बाइक में शॉकर, कार में शॉकर, पहनने वाले शूज में शॉकर, चलने में देखिए रिएक्शन मिलेगा ही नहीं आपको अगर एक्शन नहीं होगा। बालू में पैर धंसता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, देर से रुका तो टाइम क्या हो गया? बढ़ गया, तो फोर्स एक्सर्ट कम हो गया, तो रिएक्शन भी कम मिला, हम ठीक से चल ही नहीं पा रहे। सरफेस पर जब चलते हैं तो पुश करते हैं अपने पैर से, पंजे से पीछे की तरफ, रिएक्शन आगे की तरफ को मिलता है। जब भी कूदते हैं ऊपर से डाउन, तो हमारी बॉडी का वेट पूरा जो भी है, मोमेंटम है उस जगह पे, वेलोसिटी है, उसको जीरो लाना है। तो अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या होगा? कम लगेगा। अब क्रिकेटर क्या करता है जब कैच लेता है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए कि अपने हाथों को वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए पीछे खींचता है। स्लो मोशन में देखिए तो कैच आया, उस समय तो उसका वेलोसिटी जो है अभी जीरो उसको होना है। एक तो तरीका है कि वहीं पर उसको पकड़ लिया, टाइम आपने क्या किया, बहुत कम दिया, चेंज वेलोसिटी होने पे 40 से आ रहा था, जीरो हो गया, टाइम कुछ दिया ही नहीं, आपने फोर्स ज्यादा लगा, फिंगर्स में पेन हुआ, कैच पकड़ भी लिया, फिंगर्स में पेन, फोर्स ज्यादा लग गया ना। और आपने हाथ को पीछे की तरफ ले गए तो क्या हुआ?
टाइम ड्यूरेशन आपने बढ़ा दिया तो फोर्स एक्सर्टेड कम होगा, कम फोर्स लगेगा। ये यहां पर मैं इसकी बात आपको बता रहा था। तो बच्चों यहां पर लीनियर मोमेंटम आप जान रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी ही है, लेकिन हम आपको यहां पर एक और बात बता रहे हैं जिस पर कि बच्चों का अक्सर एक क्वेश्चन हो जाता है कि सर ऐसा लग तो नहीं रहा था, हो कैसे रहा? ये क्वेश्चन है, आता है। m मास का बॉडी v वेलोसिटी से जा रहा था, टकराया और टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गया। फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो हो रहा है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, सभी लोग जान रहे हैं। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? mv होगा, 2mv होगा, -2mv होगा या फिर -mv होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ सर? वेरी सिंपल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो हुआ चेंज। चेंज हमेशा जब आप लेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। इन चारों ऑप्शन में से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन सा आंसर सही लग रहा है? विच वन इज करेक्ट? ये थर्ड कुछ लोग बोल रहे हैं, कोई इसे नहीं बताना चाहेगा? +2mv देख लीजिए, हो सकता है ये भी हो या यही हो सही। कहने का मतलब है ये कंफ्यूजन्स हैं, देखिए ना, क्योंकि बात ठीक से समझ में नहीं आ रही, कुछ कुछ लग रहा, कभी लगता है कि सही मेरा ये वाला होगा, आंसर ये वाला होगा। तो बच्चों हमने बताया था डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। जाने के समय हमने कहा +v, जाने के समय +v, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वेक्टर है यहां पर, अपोजिट हो गया तो लौटने वाला क्या हो जाएगा? माइनस। ये यहां पर जब लौटेगा तो नेगेटिव वेलोसिटी से लौटेगा। अगर 20 से जा रहा था पॉजिटिव तो लौटेगा -20 से, क्योंकि इसको आपने पॉजिटिव लिया था तो उधर वाला नेगेटिव लेंगे। अब उसको पॉजिटिव लेते तो इधर वाला नेगेटिव लेते, या आप कहते सर नेगेटिव से जा रहा तो मैं कहता पॉजिटिव से वापस आएगा। और चेंज की बात करेंगे तो फाइनल की बात करेंगे, देखिए जाने के लिए mv था, लौटने के लिए माइनस में यहां पर mv होगा, तो फाइनल -mv माइनस इनिशियल mv था, ये माइनस तो यहां पर चेंज के लिए था, तो -2mv, -2mv गया था पॉजिटिव, लौटा नेगेटिव, फाइनल वाला नेगेटिव है, इनिशियल वाला पॉजिटिव था, सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर -2mv आ गया। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम प्लेन में भी ले सकते थे, IJK के टर्म्स में भी ले सकते थे। इस पर भी बात होगी हमारी, आपकी नेक्स्ट जब भी बात होगी। और अगर आप लेना चाहें तो अभी हम आपको देखिए बता देते। ध्यान दीजिए बच्चों, अब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घूम जाता है इस तरीके से। आप लोग कंपटीशंस के बच्चे हैं तो समझिए, सीधी सीधी बात नहीं होती है। यहाँ ये चेक किया जाता है, हमारे पास इतने बच्चे बैठे हैं तो हम अब कैसे, सब तो ब्रिलियंट हैं, तो हम ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें ये चेक करेंगे कि बच्चा उस सोच तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चंस में, थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाता है। बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, गंदे क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होते हैं। आपकी सोच वहां पर क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने उस दिन बताया था, अब उसको इस तरीके से भी देख लीजिए। यहां पर थीटा एंगल से ये v वेलोसिटी से कोई बॉडी टकराया, सरफेस से टकराने के बाद
v वेलोसिटी से ही इसी एंगल पर वापस आ गया। अब कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है देखिए यहां पर। तो बच्चों जरा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर मोमेंटम कितना mv, थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा लीजिए और बड़ा लिख देते हैं। तो mv ये इस तरफ आ रहा था, ध्यान दीजिए, और लौटा भी इधर से mv से। लेकिन जरा सा हम ध्यान दें बच्चों, इसके यहाँ पर हम ये इस तरह से बताने के पीछे एक और रीज़न है। यहाँ पर हम आपको रिजॉल्व करना भी बता दे रहे हैं, किसी वेक्टर को 90 डिग्री के दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया था आप लोगों को, जिधर से एंगल बनता है उधर कितना कंपोनेंट होता है, कोसाइन कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर ये mv है, ये थीटा एंगल बना रहा, तो इस तरफ में कितना हो जाएगा mv cos थीटा, mv cos थीटा, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए क्या हो जाएगा, और इसको कितना कहेंगे बताएं। जब इसको मैंने बता दिया आपको mv sin थीटा आई कैप, जे कैप तो कितनी जल्दी से बोल दिया, लेकिन फिर डायरेक्शन का ख्याल नहीं किया, माइनस यहां पर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि याद कीजिए ये पॉजिटिव आई कैप था, उस तरफ में नेगेटिव में आई कैप था, ऊपर जे कैप पॉजिटिव था, नीचे जे कैप क्या था। ये तो सिंपल सा आप लोगों को पता है, ग्राफिकल मेथड है। तो बच्चों यहां पर माइनस में हो गया। अब देखिए जरा सा, ये लौट रहा है, तो इधर के डायरेक्शन में और इधर के डायरेक्शन में आप कंपोनेंट बता दीजिए क्या क्या होंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए अलोंग एक्स एक्सिस, अरे भाई एमवी से लौटा है ना, ये देखिए एमवी से लौटा है, वो तो जस्ट अपोजिट हो गया था उस समय पे, तो माइनस में कर दिया था, या तो किसी एंगल पे है। तो चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं, जिधर से एंगल बन रहा है उधर को कौन सा कंपोनेंट होगा, कोसाइन, यस। तो माइनस mv cos थीटा जे कैप, फिर ये नीचे को है तो मैंने तो यही लगाना पड़ेगा। देखो भैया कोई बात हो तो अभी अभी कर लो, ये नीचे का डायरेक्शन है तो माइनस में लिखूंगा, और अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो जरा सा इस डायरेक्शन, ये जो कंपोनेंट आपने देख रहे हैं mv का कंपोनेंट आपने इधर निकाल लिया, तो जरा सा x एक्सिस के लॉन्ग भी बता दीजिए कितना बताया, माइनस। अब आप लोग अच्छे बच्चे बन गए, बिल्कुल सही। तो अपोजिट है तो माइनस mv sin थीटा, और ये बन गया आई कैप, ठीक। तो अब जरा अच्छे ढंग से लिख लें कि भाई फाइनल मोमेंटम कितना था, फाइनल तो यही था, ये देख लीजिए। पहले इसको लिखिए, x के अलोंग कितना था, माइनस mv, ऐसे खड़े हो तो दिखलाई देगा आपको बच्चों, देखिए pf माइनस p इनिशियल, तो ये कितना था, माइनस mv sin थीटा आई कैप। और j का भी तो बताइए, y एक्सिस के अलोंग कितना है, देखिए माइनस mv cos थीटा जे कैप। फाइनल वाले दोनों x के अलोंग और y के अलोंग साइन के साथ। नो लुक, पी आई कितना होगा, माइनस साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट मैंने भी लगा दिया। अच्छी तरह से देखिए, ये इस तरफ से राइट साइड को जा रहा था, तो एम वी साइन थीटा आई कैप।
और फिर y कंपोनेंट भी देख लीजिए कितना है, माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप। अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो मेरी बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। बड़े स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ, माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप, और माइनस माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, दोनों माइनस के, दैट इज माइनस 2 टाइम्स एम वी साइन थीटा आई कैप, ये मिल गया। और देखिए अगर हम पुरानी बात अपनी करें तो उस समय पर ये गया था किधर से, इस तरफ में गया था, इसका मतलब है थीटा कितना था, जब ये इधर से जा रहा था तो थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, ये थीटा कितना हो गया जब इसी के अलाउंग जा रहा था, 90। तो साइन 90 रखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1, दैट इज ये कितना मिल जाएगा, -2 एम वी। आई कैप तो डायरेक्शन बता ही रहा था, मतलब यूनिट वेक्टर है वो तो ये बता रहा साफ साफ, माइनस का मतलब हम इधर को पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ में हो जाएगा। इस तरह से अपनी सोच को आपने बनाए रखना होगा। अब बच्चों हम थोड़ी सी बात आप लोगों से करना चाह रहे हैं, देखिए अब तो थोड़ा सा हम आगे चल सकते हैं। देखिए एक तो बात जरूर है, जो नए बच्चे हैं अगर वाकई में सीखना चाह रहे हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे, घर जाएंगे, इस चैप्टर के सिंपल क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। पुराने बच्चों के लिए हम कुछ लेकर के आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो सकता। चलिए अभी बात करेंगे पुराने बच्चों की भी, कुछ बातें हम अपने नए बच्चों को बता दें यहीं पर, ताकि वो जल्दी से सीख सके। तो बच्चों देखिए, जब भी हम सपोज कीजिए हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, M, 2M, 3M एंड 5M, ठीक है। ये 2, 3, 5 इसलिए ले लिया थोड़ा सा, जब इनका सम करूंगा तो 10 हो जाएगा, है ना। या 2 kg ले लो, 3 kg ले लो, और ये 5 kg, ये अटैच हैं एक दूसरे से। हम उस समय बात कर रहे थे सिस्टम आपको जो लेना है वो किस तरह से लेना है, ध्यान दीजिए। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो बच्चों 4 बातों का ध्यान रखिएगा। पहले तो आप सिस्टम चूज कीजिएगा। क्या चूज करेंगे, सिस्टम। यहां पर मैंने बताया था सिस्टम का मतलब है कि एक ब्लॉक भी हो सकता है, 2 ब्लॉक भी एक साथ हो सकते हैं, अकेले अकेले ब्लॉक लिए जा सकते हैं, ये भी 3 सिस्टम हो जाएंगे। 2-2 ब्लॉक भी लिए जा सकते हैं, 2 का मतलब पहले दूसरा और दूसरा तीसरा, या तीनों को एक साथ भी हम ले सकते हैं, वो भी एक सिस्टम हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले तो आप सिस्टम चूज करेंगे, और उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पर ध्यान दें, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो बच्चों जरा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर हम देखें तो एक तो टेंशन यहां पर लग रहा है, इन दोनों में T1 ले लेते हैं, एक टेंशन यहां पर भी लग रहा है, कुछ और होगा, एक ही तो रोप है नहीं, अलग अलग रोप्स हैं, और ये mg डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर ये 200 न्यूटन से ऊपर खींचा हुआ है तो आप सिस्टम में एक इस हिस्से को पूरा ले सकते थे, इसको भी अलग ले सकते हैं, इसको भी अलग ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं। तो कितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ
जा रहा होगा, कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ये आपको निकालना है यहां पर। तो उसके लिए जब आप सिस्टम चूज करते हैं तो उस पर फोर्सेस देखते हैं और ये देखते हैं कि हम फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं, उस पार्ट का अलग हिस्सा हम करके बनाएंगे। और वहां पर जब देखते हैं फिर देखते हैं कि उसके कंपोनेंट, कोई जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके कंपोनेंट क्या क्या लग रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इन बातों को बताना है अभी, कैसे हम सिस्टम लेंगे अलग अलग। एक तो ये बात हो जाएगी। ये ऐसा भी हो सकता था, आपने क्वेश्चन किया भी होगा कि देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर यहां पर 3 ब्लॉक्स रखे हुए थे और इनको पुल किया जा रहा है कोई फोर्स यहां से लगा करके। तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से होगा। यहां पर T2 टेंशन लग रहा है, यहां पर T1 टेंशन लग रहा है, इनके मासेस 5 kg, 3 kg और ये 2 kg हैं। बच्चों यह ध्यान रहे, मैं रिवीजन करा रहा हूं तो थोड़ा सा, वो तो पूरा डिटेल में अगर मैं बात करूंगा तो फिर से हमारे पास उतना ही टर्न चाहिए, लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक ले आए। तो जब भी हम बात करेंगे तो लास्ट वाला जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है उसको पहले ले लेना चाहिए, उसको पहले ले लेना चाहिए, उससे फायदा होता है ये एक्सेलरेशन आपको। इसके लिए टी यहां पर सिर्फ एक ही लग रहा है। देखिए देखिए जरा सा ध्यान दीजिए बच्चों, सिर्फ इस वाले सिस्टम को हम लेते हैं, ये देखिए अलग लिख लिया, बना लिया इसको 5 kg। इसके ऊपर इधर में कौन सा फोर्स लग रहा है, T2 mg नीचे को, जो भी 5g नीचे को, रिएक्शन ये ऊपर को लग रहा है। तो ये दोनों तो न्यूट्रलाइज किए दे रहे हैं फोर्सेस, बचा कौन सा, सिर्फ एक फोर्स, टेंशन। और ये टोटल जो इसका होगा क्या, एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन पाने के लिए बच्चों क्या तरीका है, नेट फोर्स जितना लग रहा हो उस पे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम से। तो 200 अगर लग रहा था और ये देख रहे हैं कि टोटल मास कितना है 10 kg, तो यहां पर ये एक्सेलरेशन 20 आ रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस तरीके से आपको मिल चुका है। अब इस ब्लॉक को देखिए तो यहां पर सिर्फ ये फोर्स लग रहा है, T2 इज इक्वल टू कितना, ma से लगाएंगे तो T2 इज इक्वल टू 5 इंटू जो भी एक्सेलरेशन आया हुआ हो, कैलकुलेशन का आप ध्यान दीजिएगा, इतना न्यूटन। अब इस ब्लॉक को देखने के बाद जरा इसकी भी बात कर लीजिए। 3 kg के ब्लॉक के लिए FBD बनाना चाह रहे हैं, तो ध्यान दिया जाए कि 3 kg का ब्लॉक आपने बनाया यहां पर, इस पर कौन कौन से फोर्स, आपको बाकी चीज नहीं देखनी है, सिर्फ आपको इसी को देखना है। 3 kg का जो ब्लॉक है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, किसी ने कहा, एक ये लग रहा है और दूसरा उधर लग रहा है। ठीक है, और बॉडी इधर को चल रही है। परपेंडिकुलर वाले हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, नॉर्मल और mg। तो T1 इधर को लग रहा है और T2 इधर को लग रहा है, जिनको कि मैं यहां पर इस तरीके से बना भी ले रहा हूं। ये देखिए T1 T2। तो अब इसके लिए जब आपने FBD इसको कहते हैं बना लिया, mg और ये हम नहीं बना रहे हैं, यहां पर न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, तो अब आप इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, काफी स्मार्ट हो गए, 3a, बात समझ रहे हैं ना, 3a देखिए। और ये जो 3a है वो कितना, 3 इंटू 20, दैट इज, ये तो हो गया 60। और यहां पर आपको T1 भी तो पता चल चुका है, T2 पता चल चुका है, कितना 100। तो भाई T1 माइनस 100, तो T1 इज इक्वल टू 160। ठीक है, ध्यान दिया जाए कि ये
जो 200 आपने लगाया हुआ था, अच्छा चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पर बात कर, तो इस पर तो पता ही चल चुका है आपको। देखिए क्या, इस वाले ब्लॉक पर फोर्स 200 यहां लग रहा था और यहां पर कितना लग रहा है, इस वाले ब्लॉक का FBD देखिए 200 इधर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है T1। सो 200 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलिए, आप ध्यान दीजिए जरा सा इसको, ये जो आपने 40 निकाला है, इस वाले पुल करता है तो धीरे धीरे ये फोर्स क्या होता है, शेयर होता जाता है। लेकिन यहां पर जो केस लेंगे, इसमें और इसमें दोनों में एक फर्क है, बच्चे समझ रहे होंगे। जब इनके आप यहां पर इक्वेशंस बनाएंगे तो यहां पर mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो जो आप यहां पर इक्वेशन बनाएंगे उसमें mg का रोल अहम होगा। जब आप इसकी बात करेंगे तो 2g नीचे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अगर, या अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो सर T1 माइनस T2, देख लीजिए इस पे बनाते तो क्या बनाते कि T1 माइनस T2 नीचे की तरफ में है और 3mg मतलब 3g नीचे की तरफ भी तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है, तब जा करके यहां पर ma होगा जो भी 3 इंटू एक्सेलरेशन तो पूरे का एक साथ ही होगा, जो भी सारे ब्लॉक्स एक साथ ही तो ऊपर जा। इस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा और जितने भी नए बच्चे हैं क्वेश्चंस लाएंगे और कहेंगे सर देखिए ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, अब हमने यहां पर एक आपको पुली का भी केस दिया था, जरा बच्चों ध्यान दीजिए इस पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुली के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और इसको जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान दिया जाए जरा सा। आप देखिए ये पुली है, इस पे एक मास इधर पे लगा हुआ है और दूसरा ये M1, टेंशन ऊपर को, ये पुली यहां से लगा, दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ध्यान दीजिए, जितना ये नीचे आएगा उतना, अगर ये M2, मैं कह रहा हूं M2 ग्रेटर देन M1, अगर M2 M1 से बड़ा है तो ये इधर कोई तो आएगा, अगर वो बड़ा होता तो वो नीचे गिरने लगता, ये ऊपर उठता। ठीक, तो इसके लिए हमें इक्वेशंस बनाने, दो इक्वेशन बन जाएंगे, उसके बाद हम टेंशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप कहेंगे सपोज करते हैं कि एक्सेलरेशन a है, कितना एक्सेलरेशन, और दो इक्वेशन बना रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं बच्चे, मैं चाहता हूं एक बार मन में ट्राई करें, मिलाएं हमसे कि क्या आपने सही सोचा था। कॉपी आपके पास है तो भाई ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, mg किधर को, नीचे को M2g, देखिए M2g, तो ये नीचे को जा रहा है। चलिए ठीक है, T ऊपर को यहां पर, तो क्या ले लें इसके लिए, M2g माइनस, अब देखो M2g को पॉजिटिव ले लिया तो T कैसा हो गया, ऊपर, वो ऊपर है तो उसको नेगेटिव, और इज इक्वल टू, ये इधर कोई आ रहा है तो नीचे को जब पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस A है, M2A, नीचे वालों को पॉजिटिव लिया था, ऊपर नेगेटिव, और नीचे ही आ रहा। अब चलिए इसकी बात कर लिया जाए, तो वो वाला तो आप लोग बना ही दीजिए कम से कम, सबका हाथ उठाइए, किसका किसका ये इक्वेशन बनना है इस ब्लॉक के लिए, ब्लॉक M1 के लिए।
50% में थोड़ी कमी है। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन आपका बना या नहीं बना? बना होगा। चलिए देखते हैं कि क्या है, मैच कीजिए, आपने सही बोला है गलत। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, ये ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं इस समय पर, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। तो t माइनस m1g नीचे को लग रहा है, m1g नीचे की तरफ, जब ऊपर पॉजिटिव लिया है तो नीचे को, और ऊपर को ही पॉजिटिव लिया है, ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या? पॉजिटिव। ऊपर को पॉजिटिव लिया है ना, इस बार मैंने ऊपर को पॉजिटिव लिया हुआ है, तभी तो t पहले लिखा है यहाँ पर। t माइनस m1g इज इक्वल टू नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma से जो हो रहा है वो कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन से। t को पॉजिटिव, अभी आप सोचे कि सर आप तो अपने हिसाब से करे ले रहे, पता नहीं हम करने बैठेंगे तो हम नीचे ऊपर उसको कौन सा, ठीक है भैया, तुम यही तो कहोगे, लो कहोगे कि सर हम तो इसको पॉजिटिव लेते हैं। नीचे को क्या लिया आपने? पॉजिटिव, तो t क्या हो गया? अब आप बताइए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? तो ऊपर ही जा रहा है ना, ब्लॉक छोटा है, ये बड़ा ब्लॉक है, मास ज्यादा वो कम। तो ऊपर वालों को आपने नेगेटिव लिया, तो यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस m1 ही तो लिखेंगे। ऊपर को नेगेटिव लिया है। क्षितिज बारीकी है, थोड़ी सी ध्यान दो बच्चे, आशीष भी बैठे होंगे यहीं पर, तो देख लीजिए। अब अगर आप इसको लिखते, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाता? m1g इज इक्वल टू m1a। तो हमने कौन सा गुना किया था? वही तो लिखा हुआ है मैंने। तो इट डजेंट मैटर कि आपने डायरेक्शन किसको पॉजिटिव लिया था, किसको नेगेटिव। जो पॉजिटिव लिया उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। ये ध्यान में रखना, ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो यहां पर t कैंसिल हो जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू g, और यहां पर m1 प्लस n2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन इसमें कितना निकल रहा है वो आपके सामने है। ध्यान रहे बच्चों, यहां पर m2 को बड़ा लिया था m1 से। अगर m1 आप बड़ा लेते हैं तो निश्चित रूप से m1 माइनस m2 आता है। जो भी लार्जर मास है वो पहले होगा, छोटा वाला मास बाद में। अब आपको सपोज कीजिए टेंशन निकालना है, तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। T इज इक्वल टू m1 g प्लस m1 a। m1 कॉमन ले लीजिए और यहां पर देखिए g प्लस कितना, a का वैल्यू रख दीजिए, अभी अभी आपने निकाला है। m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g। g को भी कॉमन ले लीजिए तो m1g, और अब एलसीएम लेंगे m1 प्लस m2, तो ये इस तरफ में m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 m1 कैंसिल हो रहा है, m2 यहाँ पर 2 बार बच रहा है, तो कुल मिलाकर के आपको ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, यही मिल जाता आपको जो टेंशन होता है इसमें स्ट्रिंग में। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने यहां पर अभी इसका आपको केस दिखलाया है, ये याद नहीं रखना हमको। ये तो m1 m2 अननोन है। अगर मान लीजिए कि यहां पर हमें 2 kg 3 kg 5 kg जो भी दिया जाता है वो हम रखते। हाँ, कंपटीशंस का मामला है तो इतना आपको याद होना चाहिए कि भैया पुली के केस में कॉमन जो एक्सेलरेशन है हमारा वो कितना है, ऊपर मासेस का डिफरेंस है, नीचे सम है इनटू जी। देख लीजिए। और सर टेंशन कितना होगा, दोनों मासेस का ट्वाइस, दोनों मासेस का ट्वाइस, मासेस के प्रोडक्ट का ट्वाइस अपॉन दोनों का सम इनटू यहां पर जी। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों,
यहाँ पर ये जो आप बात देख पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए जरा सा अभी हम एक और बात आगे ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे हम थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट आपका टाइम और दूंगा, समझ रहा हूँ कि आप लोग थक गए होंगे, लेकिन ये ज़रूरी है, अगर इसको अभी हम नहीं बात करेंगे तो आपको फिर बताने में समय लगेगा और फिर हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे आज नया कुछ नहीं सीख पा रहे, उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो एक रिवीजन भी अच्छा हो रहा है, देख रहे हैं, कल बताएंगे लंबा क्लास ले। तो अगर मान लीजिए कि कोई सरफेस इस तरह का है थीटा एंगल पर, ध्यान दे लीजिए, ये क्वेश्चंस आएंगे, फिगर बनना बहुत जरूरी है। उस समय पर ये नहीं होना चाहिए कौन सा डायरेक्शन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस पर कोई ब्लॉक मास m के लिए यहां पर है, m मास बॉडी, जाहिर सी बात है इसका मास mg, वेट इसका नीचे को लग रहा होगा। और ध्यान दीजिए बच्चों, नॉर्मल ये इस तरफ में होगा। ज्योमेट्रिकली अगर आप लोग देखें तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, डायरेक्ट बता देंगे आप मुझे? थीटा ही होगा। थीटा 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट 90 माइनस थीटा। और ये यहाँ पर भी राइट ट्रायंगल बना हुआ आपको दिखलाई दे रहा है, देखिए कुछ इस तरह से। तो ये यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो ये यहाँ पर फिर से थीटा, एनी हाउ ये थीटा ज्योमेट्रिकली। तो इस तरफ को कंपोनेंट कितना हो गया जब इधर से थीटा बन रहा है, तो mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना, mg sin थीटा। ये भूलिएगा नहीं, अगर यहाँ पर ये एक्यूट एंगल थीटा है, 37 डिग्री है या 53 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो यहाँ पर mg sin 30 या जो भी एंगल होगा वही फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ को इसको ला रहा है। तो अब ये यहाँ पर अगर स्लाइड कर रहा है, ये इतना है कि उसको खिसकाता हुआ चला जा रहा है, तो उसी को हम इक्वेट कर देंगे ma से, मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। और ये नॉर्मल तो इसके इक्वल यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है। अब ये बातें आपको लगेगा कि सर इतनी जल्द नहीं, जो नए बच्चे मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा परसों, मेरा लास्ट जो इस चैप्टर का फ्रिक्शन, उसमें ये बातें मैं फिर से लूंगा, तब मैं अपोजिट डायरेक्शन में, अभी तक स्मूथ सरफेस की बात सारी हो रही थी, और बाद में मैं क्या लूंगा, इसकी बात लेने लगूंगा। एक यहाँ पर छोटी सी बात बता करके सिर्फ मैं 3 मिनट में खत्म कर दूंगा, है ना, 3 मिनट, क्योंकि नए वाले जो पुराने बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कुछ मिल जाए, और वो नए बच्चों के लिए भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। बच्चों, जब किसी बॉडी पर देख रहे हैं 3 फोर्सेस लगे हैं, सपोज कितने फोर्सेस, 3 फोर्सेस लगे हैं, और हमें उनको फाइंड करना है, सॉल्व करना है, तो उस केस में यहाँ पर सपोज ये 3 फोर्सेस लगे हैं, अरे यही कह लो कि भी क्वेश्चन ही हमारे पास था, यहाँ पर ये टेंशन T1 इसमें लग रहा है, इसमें टेंशन T2 लग रहा है, और ये यहाँ से सपोज एंगल बना रहे हैं 30 एंड 60, दिख तो नहीं रहा, लेकिन चलो 30 ले लो या जो भी 60, ये सपोज यहाँ पर एंगल बना रहे हैं, और इसका वेट यहाँ पर mg, जो भी बॉडी का यहाँ पर सस्पेंडेड ये वेट, ये m मास का बॉडी। यहाँ पर बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस, जो मेरा आज का टॉपिक था, जो मुझे करना था, इसके लिए बहुत आसान है कि कोई भी, देखिए ये चीज़ आपको आज बता रहा हूँ, कल इस पर काम मेरा होगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं अगली चीज़ बताऊँगा। कोई भी आप यहाँ पर फोर्स लेंगे, सपोज आपने लिया ये mg, अपॉन जो बाकी दोनों के फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल, तो भैया कितना हो जाएगा, 30 60 90, तो ये कितना बचा 90, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू इज इक्वल टू दूसरा यहां पर जो फोर्स है, दैट इज T1 सपोज, ये अपॉन होगा साइन ऑफ एंगल
बिटवीन द अदर टू। अब देखिए यहां पर से इस एंगल को आपको निकालना हो तो देखिए ये 60 है, ये 90, तो ये कितना बचेगा 30 बचेगा, तो ये कितना एंगल होगा 150, तो साइन 150 डिग्री। ये फोर्स है, इसके अपॉन में देखिए क्या होगा साइन ऑफ, बाय द वे यहां पर ये 30 है तो ये कितना हो गया 60 हो गया, तो ये 120 हो गया। एंगल जरूर निकाल लेंगे, सभी दो के बीच में एंगल आपको पता होना चाहिए 120 डिग्री। मास अगर आपको दिया होता तो यहां पर इन दोनों से हम T1 निकाल लेते और इन दोनों से T2 फाइंड कर लेते, दोनों रूप में टेंशन ये निकाल लेते। एक क्वेश्चन है, देखिए समय बहुत हो रहा ना, चल ये क्वेश्चन देख लो। क्या हुआ भैया, आओ कहाँ चले, इसको यार क्वेश्चन को लगाओ ना, जो इसमें है क्वेश्चन। ये जरा से देखो, हाँ, a block of mass m is attached to a chain as shown in the diagram. Find the tension in each of the three chains. The ring and chain are light. ये माना गया है कि उनका वेट ज़्यादा नहीं है, लाइट है। तो अब बात आती है कि सर ने जो अभी बताया उसको हम कैसे यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। तो देखिए जरा सा यहाँ पर कैसे बनाते हैं इसको, इसके क्वेश्चंस बच्चे करके आएंगे, बस मैं ये चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए बच्चों, जरा सा इस डायग्राम को यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। आई थिंक कुछ इस तरीके का ही तो है। हाँ देखिए T1 T2 T3, ये T1 है, T2 और ये इधर पे T3, और यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर एंगल बना रहा है, ठीक है। 3 फोर्सेस लगे हुए हैं यहाँ पर, देख लीजिए। ये तो शर्तियाँ 90 है, ठीक है, ये 90। अब देख लीजिए यहाँ पर इसमें हम ये जो देख रहे थे इसको कहते हैं लॉमीज थ्योरम। क्या कहते हैं, लॉमीज थ्योरम कहते हैं इसे, लॉमीज थ्योरम, हाँ लॉमीज थ्योरम। तो यहां पर इस तरह से भी हो जाएगा, अदरवाइज ये दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। हम कंपेयर कर लेंगे फोर्सेस का, तब पर भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों ही बातें देख लीजिए। अगर इस जगह पर हम बात करें T2, यहां पर देखिए 30 है, तो इस जगह पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और इसका इस तरफ में कंपोनेंट कितना हो जाएगा T2 cos 60। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा T2 sin 60। ये दोनों कंपोनेंट मिलने के बाद अब आप देख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है। देखिए यहां पर ध्यान दे लीजिए, मास तो कोई और लगा नीचे, देखिए मास भी लगा हुआ है, देखिए ये यहां पर देख लीजिए m मास लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई mg नीचे की तरफ को लग रहा है, तो T1 इस वाले सिस्टम को देखिए, सिर्फ इस पर जो 2 फोर्सेस लग रहे हैं कौन कौन से बच्चों, ध्यान दिया जाए। T1 ऊपर की तरफ में, mg नीचे की तरफ में, और ये रेस्ट में है, तो T1 इज इक्वल टू mg, ये T1 माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो T1 आपको निकल आया, ठीक है। अब देखिए जरा सा अपोजिट में इसके, अब यहां पर देखिए जब इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं तो T1 नीचे को है, अब इस सिस्टम इसको नहीं, यहां पर इसको भूल जाइए, T1 नीचे को है और T2 cos 60 ऊपर को है, तो क्या लिखेंगे T2 cos 60 इज इक्वल टू T1। T1 आप निकाल चुके हैं mg, तो T2 आपको मिल गया। अपोजिट जो वेक्टर्स हैं मैं उन्हीं को तो कंपेयर कर रहा हूं, जो भी अपोजिट में वेक्टर्स हैं उन्हीं को कंपेयर किया जा रहा है। किसी का कोई क्वेरी हो तो तुरंत हमें बताएं, यहां पर आ करके भी डिस्कशन कर लें हमसे।
दूसरा अगर आप फोर्स देख रहे हैं यहां पर, ये तो चलिए हमें T1 पहले ही मिल गया था, इन दोनों से देखिए रेस्ट में है, यहां पर सारा ये इक्विलिब्रियम है, तो ये अपोजिट वेक्टर्स इक्वल होंगे, तो ये भी तो अपोजिट वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T2 साइन 60 डिग्री। ये लीजिए, ये इसके इक्वल, और T2 को आप यहां से फाइंड कर चुके हैं, इसको आपने mg रख करके T2 cos 61/2 रखा था, तो T2 आपको जो भी मिल गया 2mg, तो T2 को यहां पर आपने रख दिया और इसका वैल्यू साइन 60 का √3/2 रख दिया, दैट इज √3mg, तो T3 भी आ गया। लेकिन बच्चों हम बात करें कि अभी लॉमीज थ्योरम बात कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प के लिए देखिए एक दूसरा नायाब तरीका है, क्या लगाइए। चलिए अब फिर से वही हम कंपोनेंट्स वाला चक्कर हटा देते हैं और आपसे बात करते हैं कि क्या क्या एंगल्स सबके बीच में बने हुए थे। ये तो T2 है वेक्टर यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप 30 डिग्री देख रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 150 को इंटीरियर एंगल से देखिए, और ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? ये तो 90 है, ये 150 है, तो ये इधर कितना बचा? 120 बच रहा है कि नहीं? अरे भाई कितना एंगल बच रहा है वो देख लीजिए आप यहाँ पर, ये 30 है तो ये हो गया ना 30, तो 30 और 90 120, तो तीनों के बीच के एंगल मिल गए आपको। अब आप लगाते तो क्या लगाते? T1 अपॉन साइन 150, या फिर T2 अपॉन इन दोनों के बीच में साइन 90, और T3 अपॉन ये जो देख रहे हैं इनके बीच में कितना एंगल बन रहा था? टोटल 120। तो आप देखिए कि इनसे आप ये निकाल सकते हो। T1 आपको पता है, T1 कितना था? mg था। T1 कितना था? तो इन दोनों से आप T2 निकाल लेंगे और पहले और तीसरे से आप T3 निकाल लेंगे। T1 तो पहले ही निकल चुका है। इस पर हम लोग चर्चा अपनी जारी रखेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है बच्चों? आपने बहुत धैर्य दिखलाया, हिम्मत रखिए, धीरे धीरे सीखेंगे जरूर। हम जब एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको अंजाम तक लेके ही जाते हैं, ठीक है? आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जिस तरह से भी है, देखिए सेम क्लास सारे बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा तेजी से आगे निकल जाते हैं, कुछ थोड़ा पीछे, कुछ बहुत पीछे। वो आपके अपने एफर्ट्स कम होंगे तो निश्चित रूप से आपके पास जब काम ही नहीं करेंगे जाके तो क्वेश्चन पूछने को नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो चैप्टर जाएगा, फिर अगला वाला कम होता जाएगा। लगाएं, बेसिक छोटे छोटे सवाल लगाएं, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा, ठीक है? छोटी मोटी जो गलतियां होंगी हमसे आके पूछेंगे, ओके? थैंक यू वेरी मच।